नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 4 बज चुके और वक्त है 4 के चक्रव्यूह का, जिसमें हम सबसे पहले नजर डालेंगे 4 बड़ी खबरों पर, जिसमें पहली और महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश से। अखंड रामायण पाठ पर सरकार वर्सेस विपक्ष कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सरकार के फैसले पर सपा सांसद एसटी हसन ने अन्य धर्मों के आयोजन भी सरकार कराए, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी खबर है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद आरक्षण की सूची जारी की जाएगी। और तीसरी खबर, माफिया अतीक के गुर्गे ने अतीक के खिलाफ अब बोल दिया है और कई राज खोले हैं। कहा जा रहा है कि वो जेल में बैठ करके अतीक वसूली कराता है। चौथी खबर, आईपीएस अनिरुद्ध सिंह मामले में एक्शन, सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी जीआरपी ए सतीश गणेश हटाए गए। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर है सीधा, रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार, जहां प्रमुख सचिव संस्कृति ने जारी किए हैं ये तमाम निर्देश। कार्यक्रम का खर्च उठाएगी सरकार और फैसले पर विपक्ष का सरकार पर सीधे तौर पर हमला है। जहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि अन्य धर्मों के आयोजन भी सरकार कराए। साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी तंज कस दिया है। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि सरकार विधानसभा में भी लगाए भगवान राम की मूर्ति। तो जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अब एकजुट हो रहा है और विपक्ष की तरफ से लगातार हमलावर भी होता हुआ नजर आ रहा है। एसटी हसन की तरफ से बयान सामने आया, समाजवादी पार्टी के सांसद है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है। प्रमुख सचिव संस्कृति ने ये तमाम निर्देश जारी किए। अखंड रामायण पाठ पर सरकार वर्सेस विपक्ष कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार वर्सेस विपक्ष कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसको लेकर एसटी हसन की तरफ से भी बयान सामने आया और साथ ही प्रमोद कृष्णम की तरफ से भी बयान सामने आया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं सियासत लगातार तेज हो रही है, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और एक तरीके का लिटमस टेस्ट भी है 2024 से पहले, और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके का कोई फैसला लेती है, खासतौर पर नवरात्र के दिनों में 22 से लेकर 30 तारीख तक, 30 मार्च तक ये आयोजन है जो कि पूरे प्रदेश भर में होना है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की तरफ से जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में पूरे प्रदेश भर के जितने भी आयुक्त हैं और साथ ही साथ जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने यहाँ के जो शक्तिपीठ हैं, मां दुर्गा के मंदिर हैं, साथ ही साथ जो भगवान राम के मंदिर है, क्योंकि 29-30 को रामनवमी का भी आयोजन होना है, तो उस दौरान जहां शक्तिपीठों पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, वहीं 29 और 30 तारीख को अखंड रामायण का पाठ कराने के निर्देश दिए गए। हालांकि पर्यटन विभाग की तरफ से 1-1 लाख रुपए भी जिलाधिकारियों को इस बाबत उपलब्ध कराने की बात कही गई है इस शासनादेश में कि उनको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और संबंधित आयोजन के लिए वो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्रदान करें, उसके बाद इस तरीके के आयोजन किए जाएं। तो सीधे तौर पर विपक्ष को कहीं न कहीं लग रहा है कि एक तरीके का ये वोटों का ध्रुवीकरण है, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से इस तरीके का आयोजन किया जाता है तो सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में इसका फायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यही एक वजह है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन हो या उसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से इस तरीके के हमले बोले जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस आयोजन के जरिए कोशिश जरूर होगी कि एक मैसेज जरूर सर्कुलेट होगा, क्योंकि जिस तरीके से आयोजन पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों के सभी महत्वपूर्ण शक्तिपीठों पर, सभी महत्वपूर्ण मंदिरों में होंगे, अखंड रामायण के साथ ही दुर्गा सप्तशती का भी पाठ इन 8 दिनों में किया जाएगा। तो सीधे तौर पर विपक्ष को लग रहा है कहीं इसका फायदा अकेले भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में ना उठा ले। यही एक वजह है कि इस तरीके के बयान आ रहे हैं। हालांकि इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोल रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे लोगों की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यूपी की प्रभारी है प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बयान जरूर आ रहा है। तो सीधे तौर पर बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के आयोजन में खलल डालकर वो जनता का गुस्सा अपने साथ ले लें। यही एक वजह है कि वो इस गुस्से से बचने के लिए खुद तो कोई बयान नहीं जारी कर रहे हैं,
लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बयान जरूर आ रहे हैं। सीधे तौर पर ये एक तरीके का जो आयोजन है उससे उनको ये जरूर लग रहा है कि इसका बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में जाएगा, जिसका फायदा आने वाले नगरीय चुनाव साथ ही साथ भविष्य के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। यही एक वजह है कि इस तरीके के बयान विपक्ष की तरफ से लगातार आ रहे हैं। जी लेकिन एसके अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार शायद ऐसा होगा जब इस तरीके के कार्यक्रम सरकारी की तरफ से आयोजन कराए जा रहे हैं। अब अगर हम पहली बार के आयोजन की बात करें तो इस तरीके का पहला कोई आयोजन नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी अगर हम अयोध्या की रामलीला की बात करें या कृष्ण जन्माष्टमी पर होली की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के आयोजनों में लगातार पहले भी शामिल होते रहे हैं। क्योंकि अगर हम मथुरा की बात करें तो वहां जब जब होली हुई मुख्यमंत्री उस होली में शामिल हुए। बाकायदा वहां की कृष्ण लीला जो लंबे समय से बंद चल रही थी उसको शुरू कराया गया उत्तर प्रदेश पर्यटन संस्कृति विभाग की तरफ से। वहीं अगर हम अयोध्या की रामलीला की बात करें तो उसको भी फंडिंग उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से पिछले कार्यकाल में की गई थी। और जहां तक विंध्याचल धाम की बात है तो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कॉरिडोर बना रही है, वहां पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। चित्रकूट और साथ ही साथ ब्रज विकास परिषद बोर्ड का गठन किया गया है लगातार। अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहां पर भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। तो इस तरीके के आयोजन सरकार की तरफ से पहले भी होते रहे हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज चुनाव के दौरान ना चला जाए, यही वजह है कि विपक्ष कोई इस तरीके का मुद्दा सरकार को नहीं देना चाहता। जी ठीक है, चलिए इसके आप लगातार बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं प्रयागराज से। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रही है, जहां अतीक गैंग के मददगार पुलिस कर्मियों की अब लगातार एक एक करके सूची बनाई जा रही है। गैंग के सदस्यों की मददगार पुलिस कर्मियों पर अब गाज गिरती हुई नजर आएगी आगे आने वाले समय में। सिपाही से लेकर सीओ स्तर तक के अधिकारियों पर मदद करने के आरोप हैं। तमाम लोगों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं संदिग्ध पुलिस कर्मियों के नंबर भी सर्विलांस पर हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, आखिर जेल के अंदर अतीक की किन किन लोगों ने मदद करी। तमाम लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स इस वक्त खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध पुलिस कर्मियों के नंबर भी सर्विलांस पर हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। अतीक गैंग के मददगार पुलिस कर्मियों की अब सूची बन रही है कि आखिर अतीक की गैंग के आखिर कौन कौन मददगार पुलिसकर्मी हैं जो लगातार मदद कर रहे थे। गैंग के सदस्यों के मददगार पुलिस कर्मियों पर अब आगे आने वाले समय में गाज गिरती हुई नजर आएगी। सिपाही से लेकर सीओ स्तर तक के अधिकारियों पर मदद करने के आरोप है। फिलहाल ये सूची तैयार की जा रही है और देखना होगा कि ये सूची तैयार होने के बाद में कब इन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जिन पुलिस कर्मियों ने मदद की है अतीक गैंग की, उन पर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आएगी। हत्याकांड हुआ है उसके बाद पुलिस के लिए भी ये काफी परेशानी का वक्त था। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। अब पुलिस की तफसील पहुंची है, ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया है, ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनी है, चाहे वो नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक के अधिकारी रहे हो, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अतीक अहमद की मदद की है और लगातार मदद करते हुए आ रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की सूची बन गई है और जल्द ही पुलिस विभाग इन पर कार्रवाई करेगा और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जेल में बंद अपराधी की इस तरीके से कोई भी शासन में रहते हुए इस तरीके से जो मदद करता है, इस तरीके को उसको सुविधा मुहैया कराता है, निश्चित तौर पर वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जिसका शासन प्रशासन बहुत सख्त है और निश्चित इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। ठीक है, शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है। शाम करीब 4:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगली खबर मेरठ से, जहां पर कांग्रेस नेता अर्चना गौतम से अभद्र व्यवहार करने के मामले में प्रियंका गांधी के पीए
संदीप सिंह को पुलिस ने नोटिस दिया है और इस नोटिस में संदीप सिंह को 3 दिन में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है, समय दिया गया है 3 दिन का कि 3 दिन के अंदर वो अपना पक्ष रखें। वहीं पुलिस ने अर्चना गौतम को भी नोटिस जारी किया है। अर्चना गौतम को भी पक्ष रखने के लिए पुलिस की तरफ से कहा गया है। परतापुर थाने में संदीप सिंह के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज कराया गया था। केस की जांच कर रही है सीओ ब्रह्मपुरी सुचिता सिंह। रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में अर्चना ने संदीप सिंह पर ये तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। बिग बॉस फेम है अर्चना। तो अब फिलहाल संदीप सिंह और अर्चना दोनों को पुलिस ने बुलाया है और अपना अपना पक्ष रखते हुए दोनों लोग नजर आएंगे। संदीप सिंह प्रियंका गांधी के पीए हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा है। प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह को पुलिस ने ये नोटिस दिया है और 3 दिन का समय दिया गया है उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता के शर्मा जुड़ गए। के क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने दोनों को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने का समय दिया है। जी हाँ, यहाँ पर अर्चना गौतम के इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान को तो नोटिस भेजा ही भेजा है और अब पुलिस ने पहली बार अर्चना के फादर और अर्चना की फैमिली को कहा है कि वो भी आकर अपना पक्ष रखे, क्योंकि अभी तक एक पक्ष की तरफ कार्रवाई की गई थी। वहीं संदीप सिंह से भी लगातार पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, सीओ सुची सिंह बात करने की कोशिश कर रही है। तो हमें अनऑफिशियल सूत्रों ने ये बताया है कि उन्होंने अपना पक्ष रख दिया और बताया कि उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अर्चना गौतम की कोई बेइज्जती करते या उनसे कुछ किसी तरीके की द्वेष रखते। इसीलिए उनसे अनऑफिशियली वर्जन लेने के बाद उनके फादर को, अर्चना गौतम के फादर को और अर्चना गौतम को नोटिस भेजा है कि वो 3 दिन के अंदर आए और अपना पक्ष रखें कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़ा मामला है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा मामला है और एक ऐसी नेत्री से जुड़ा मामला है जिसमें हाल ही में बिग बॉस के जरिए पूरे देश में सेंसेशन फैलाया है। तो पुलिस इसमें बड़ा थूक थूक कर कदम रख रही है। ठीक है, क्या आप रोकना चाहेंगे इस वक्त अर्चना गौतम जिन्होंने ये पूरी शिकायत की थी वही इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अर्चना, देखिए समय दिया गया है पुलिस की तरफ से कि आप 3 दिन में अपना पक्ष रखिए, साथ ही संदीप सिंह को भी बुलाया गया है और संदीप सिंह को भी 3 दिन का ही समय दिया गया है। जी हाँ, मैंने सुना है आज कि उनको 3 दिन का समय दिया हुआ है। हेलो जी अर्चना, आवाज मिल पा रही है आपकी? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि उनको 3 दिन का समय दिया गया है। लेकिन अर्चना, अभी तक जिस तरीके से ये पूरा मामला खबरों में आया है, तो क्या अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई किसी प्रकार का कांटेक्ट आपसे करने की कोशिश की गई या प्रियंका गांधी की तरफ से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की गई अभी? नहीं, अभी तो मेरे को कुछ भी ऐसा कॉल नहीं आया है वहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि दीदी तक ये बात नहीं पहुँची है या नहीं पहुँचने दे रहे हैं, क्योंकि दीदी को अगर ये बात पता होती तो पक्का वो मुझे बुलाती, या मुझे ऐसा लगता है। तो वहां तक वो संदीप सिंह बात ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आप जी, अभी फिलहाल 3 दिन का समय आपको दिया गया है कि आप 3 दिन के अंदर वहां जाकर के अपना पक्ष रखिए। किस तरीके से पक्ष रखेंगे वहां पे? हाँ, मैं सवाल का जवाब जो उन्होंने बोला था उसके बाद से तो मैं बोलूंगी कि ये क्या तरीका है आपका इस तरह से बोलना। ऐसा नहीं है कि कि एक तो होता है कि चलो ठीक है, आप नॉर्मल लड़की भी हो तो भी आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने बात की। अरे मैंने क्या बोला? मैंने कोई जान थोड़ी ना मांगी है, या मैंने कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना मांगी थी तुम्हारी, या मैंने कोई पैसे थोड़े ना मांगे थे। मैंने जस्ट यही तो निवेदन किया था कि मुझे दीदी से मिलना है। वो भी इस वजह से बोला था कि होता है ना, एक एक्साइटमेंट रहता है कि बिग बॉस से निकलने के बाद प्रियंका दीदी से मिलेंगे। तो वो था कि मीडिया वाले भी पूछे थे कि अभी आप जाएंगे, आप क्या करेंगे, अभी प्रियंका दीदी से कब मिलेंगे? मैंने कहा मैं बस जा रही हूँ दीदी से मिलने, और उन्होंने मुझे बुलाया था कि ठीक है मैं मिलवाता हूँ, और उसके बाद में कहते हैं कि नहीं मिलवाता हूँ। तो यही होता है ना कि बेवकूफ बना दिया गया, और 1 साल से मेरा बेवकूफ बना रहे हैं संदीप सिंह। और उसके बाद में जब मैं जबरदस्ती नहीं कह सकते, किसी बड़े नेता के थ्रू मैं अगर मिलती हूँ वहाँ पे, तो उसके बाद मेरे को आग दिखाते हैं और मुझे ऐसा बोला जाता है कि तेरे को थाने में डलवाता हूँ कि आज तेरी इज्जत मेरे लिए 2 कौड़ी की हो गई है, अब दिखाता हूँ तुझको, तू कैसे मिलती है दीदी से। तो ये तो धमकी हुई ना। जी
क्या अभी तक इस पूरे मामले में जो कांग्रेस के और अन्य अधिकारी हैं या जो बड़े नेता हैं उनसे भी कोई बात, कोई चर्चा इस मामले पर? नहीं, अभी मेरी कुछ किसी से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बस जस्ट मैंने मतलब आप लोगों से बात हो रही है। एक दो लोग और हैं जो मेरे समर्थन में है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो मतलब लाइक मैंने जो किया है उसके लिए वो मुझे दिलासा देते हैं। मतलब दिलासा मतलब कि सराहा करते हैं मतलब मेरे को कि आपने सही किया है और ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक मुझे लगता है ये संदीप सिंह की तानाशाही चलती रहेगी कांग्रेस में, कांग्रेस मुझे नहीं मतलब हमें क्या, मुझे मेरे जैसे कितनी लड़कियों को नहीं लगता या कितने युवाओं को नहीं लगता कि यूपी में वो अपना मतलब अपना यूपी में एक पहचान बना सकती है जब तक संदीप सिंह की तानाशाही चलती रहेगी। ठीक है, शुक्रिया अर्चना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और अगली खबर अमरोहा से, जहां पर सैदनगली में चल रहे कौशिक क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया है और खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया है। वहीं संजय गंगवार ने क्रिकेट मैच से पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। मैच के बाद मंत्री संजय गंगवार ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक और बीजेपी नेता अभिनव कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे। अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां नशेबाज टीटी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। टीटी ने सीट पर सो रही महिला पर जुर्म किया है, जहां बिहार का रहने वाला है आरोपी टीटी मुन्ना। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने टीटी को तुरंत पकड़ लिया है। आरोपी टीटी को जीआरपी लखनऊ के हवाले किया गया। आपको बता दें कि कोलकाता जा रही थी अकाल तख्त एक्सप्रेस। रिपोर्ट दर्ज कर जीआरपी ने आरोपी को जेल भेज दिया है। एवं ट्विटर के माध्यम से परसों मध्य रात्रि सूचना मिली कि एक दंपत्ति जो बिहार से आ रहे थे, चारबाग स्टेज पहुंचने से पूर्व ही उनके ऊपर एक टीटी मुन्ना कुमार नामक व्यक्ति ने इसमें लघु शंका किया है। इस सूचना पर जीआरपी ने तुरंत चारबाग रेलवे स्टेशन पर अटेंड किया और आरोपी को पकड़ करके नीचे ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। वादी ने ये जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया है सुसंगत धाराओं में 354, 352, 509 आईपीसी में अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और टीटी जो सहारनपुर में पहुंचे हैं उसे कल ही न्यायिक हिरासत में दी। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने है, इससे पहले फ्लाइट में यूरिन करने का भी मामला एक सामने आ चुका है और अब ट्रेन के अंदर यूरिन करने का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक टीटी ने एक यात्री पर यूरिन किया। रिपोर्ट दर्ज करके हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नशेबाज टीटी की एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश जुड़ गए। नीलेश, आखिर पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अमृतसर से कोलकाता जाने वाली ट्रेन में एक शर्मनाक हरकत सामने आई, जहां पर टीटी ने नशे की हालत में एक महिला जो सीट पर सो रही थी, रात के समय उसके सर पर पेशाब कर दिया, जिसके बाद महिला चिल्लाई और पास में ही दूसरी सीट पर महिला का पति लेटा हुआ था, जिसके बाद आसपास के यात्री भी जमा हो गए, जिसके बाद टीटी को पकड़ पिटाई की गई है और पिटाई करने के बाद चारबाग स्टेशन पर उसको उतारा गया है और उतारने के बाद जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल इससे पहले हमने देखा था कि प्लेन में एक तरीके की शर्मनाक हरकत सामने आई थी। उसके बाद अब लखनऊ चारबाग स्टेशन पर जब टीटी को उतारा गया तो उसके बाद ये पूरी कहानी पता चली कि टीटी जो कि नशे में धुत था, उसने महिला के सर पर पेशाब की थी, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई थी। हालांकि मुकदमा दर्ज करके टीटी को जेल भेजा गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्या अब ट्रेनों में यात्रा करना या प्लेन में यात्रा करना यात्रियों के लिए असुविधाजनक नहीं बचा, जिस तरीके से अब जो है कर्मचारी इस तरीके की हरकत करने लगे हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और दिल्ली से सुख की बड़ी खबर, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया है। दुनिया को अलविदा कह गए हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। आपको बता दें, दिल्ली स्थित निवास में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं अब डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक।
दिल्ली में जो उनका निवास स्थान है वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर भी महत्वपूर्ण लखनऊ से, जहां पर एसजीपीजीआई में सस्ती दवाओं के टेंडर में खेल का आरोप इस वक्त सामने आया है। एसजीपीजीआई के एचआरएफ के टेंडर में खेल के गंभीर आरोप लगे हैं। एक ही व्यक्ति की 4 फर्म को टेंडर दिया गया। शासन ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जहां समिति को 15 दिनों में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। पीजीआई में इस समय एचआरएफ के 7 स्टोर का संचालन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समिति को 15 दिनों में जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट देनी होगी। पीजीआई में इस समय एचआरएफ के 7 स्टोर्स का संचालन इस वक्त किया जा रहा है। एसजीपीजीआई में सस्ती दवाओं के टेंडर में खेल का ये आरोप इस वक्त सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एसजीपीजीआई के एचआरएफ टेंडर के में ये खेल का पूरा गंभीर आरोप है। एक ही व्यक्ति की 4 फर्म को टेंडर दे दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शासन की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन इस वक्त किया गया है। समिति को 15 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करनी है और जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपनी है। पीजीआई में इस समय आपको बता दें कि एचआरएफ के 7 स्टोर्स का संचालन किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का आज निधन हो गया है। दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान पर उनका निधन हुआ। अंतिम सांस उन्होंने ली। 68 साल की उम्र में वेद प्रताप वैदिक का निधन हुआ है। आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार थे जो कि अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनका जो दिल्ली में निवास स्थान है वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। 78 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। दुख भरी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया को अलविदा कह चुके हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार थे। तो वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का निधन हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ में फोन लाइन पर इस वक्त मृत्युंजय साधक जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का निधन हुआ है। दिल्ली में उन्होंने अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली है। वेद प्रताप वैदिक के निधन से ही एक बड़े पत्रकारिता का एक युग पुरुष के तौर पर इनको देखा जाता था। कितना एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि वेद प्रताप वैदिक के नाम एक बड़ा अनोखा रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जेएनयू में जो हिंदी से उन्होंने डॉक्टरेट किया और हिंदी में शोध जमा किया, और पहले वो जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं जिन्हें ये डॉक्टरेट मिली थी हिंदी में लिख करके। वहां पर ऐसा नहीं था, इंग्लिश में लिख करके हिंदी की बात दी जाती थी, लेकिन ये पहले वो रहे हैं। मृत्युंजय जी, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ है, क्या कहेंगे उनके निधन को लेकर? देखिए, हिंदी पत्रकारिता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वेद प्रताप वैदिक एक पत्रकार और एक्टिविस्ट दोनों थे, और खासकर पिछले करीब 40 वर्षों से या उससे भी ज्यादा समय से हिंदी को उसका स्थान दिलाने के लिए अनेक स्तरों पर वो कार्यरत थे जी। एक्टिविस्ट होने के कारण भारत की राजनीति की, सामाजिक क्षेत्र की बहुत गहरी उनकी समझ थी। और आज के समय में जब पत्रकारिता में हमारे पास कोई मानक ऐसा नहीं है जिसको देखे कि ये भाषा पत्रकारिता की हो सकती है, तो वेद प्रताप जी की जो भाषा थी जी, वो ऐसी जबरदस्त थी जिससे सब लोग सीखते थे। यहाँ तक कि मैंने भी उनकी भाषा से बहुत सारे शब्द लिए होंगे। कम शब्दों में कैसे बड़ी से बड़ी बात कही जाती थी कि ये सब उनकी कला थी। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति का जाना भारतीय पत्रकारिता के लिए, हिंदी पत्रकारिता के लिए ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है जी। वो मैं कह सकता हूँ कि एक युग का अंत हुआ है।
दुखद इसलिए है कि उम्र होने के बावजूद वो पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय थे, कार्यक्रमों में भाग लेते थे, सभाओं में थे, यात्राएं करते थे। विदेश की यात्रा से अभी वो लौटे ही थे, विदेशों में हुए उनके व्यक्तिगत संबंध थे चारों तरफ, और वो अचानक उनका चला जाना मेरे से व्यक्तिगत संबंध भी थे। अगर कई बार रेगुलर नहीं, लेकिन बीच बीच में उनके फोन आ जाते थे किसी विषय पर, कभी कुछ ऐसा लिखा तब भी उनकी प्रतिक्रिया में फोन आता था। तो मेरे लिए तो निजी तौर पर भी क्षति है कि अब उस उम्र का, उस तरह का जानकार, उस तरह का भाषाविद और हिंदी के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति का न होना, तो हमारे लिए तो एक निजी खालीपन भी है। जी चलिए, शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।